नाउ मेलिग्नेंट लीजन विच इज़ गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। अच्छा, ये ट्यूमर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम नहीं है पूरा चैप्टर करने का तो आपको चाहिए कि आप उसके ट्यूमर्स कर लें, उस चैप्टर के कोई भी जब आप प्रिपरेशन करें एग्जाम की वट आपको चैप्टर के ट्यूमर्स लाजमी करने हैं, बिकॉज पेपर के अंदर 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द ट्यूमर्स साइड, ठीक है। सो ये लाजमी करने हैं, इनको छोड़ना नहीं है। देन वी हैव गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी ऑफ द स्टमक कंप्राइजिंग मोर देन 90% ऑफ ऑल गैस्ट्रिक कैंसर्स। यहाँ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा तो हो नहीं सकता, ग्लैंड्स हैं तो एडिनोकार्सिनोमा ही होता है विच इज़ द मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द ग्लैंड्स, ठीक है। उसके बाद जी इसमें क्या है, इसमें बस ये लाइन करनी थी। उसके बाद इसमें जी पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, वेट लॉस एज इन एनी काइंड ऑफ ट्यूमर, एनोरेक्सिया होगा, ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स सारे ट्यूमर्स में होगी जो जीआईटी से रिलेटेड है, एनीमिया होगा, हेमरेज होगा, हेमरेज की वजह से एनीमिया होगा, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट स्टमक सिम्टम्स यानी डिस्पेप्सिया, डिस्फेजिया के साथ आ सकता है और नोजिया और वॉमिटिंग के साथ भी आ सकता है। तो ये पेशेंट प्रेजेंटेशन होगी। एपिडेमियोलॉजी में से कोई नहीं सवाल आता, बेसिकली इसमें इन्होंने यही बताया होता है क्या इसकी इंसिडेंस है, क्या प्रेवलेंस है, कितना कॉमन है एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि उन लोगों के अंदर बहुत कॉमन है जिनके अंदर गैस्ट्रिक एट्रोफी हुई होती है इन म्यूकोजा इन मल्टीपल रीजन्स विच इज़ नोन एज मल्टीफोकल म्यूकोजल एट्रोफी। बहुत सी जगहों पर एट्रोफी हुई क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की वजह से और इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया के पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। सो ये इसकी एपिडेमियोलॉजी का आप स्किप कर दें। उसके बाद आती है पैथोजेनेसिस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैथोजेनेसिस की क्या है, पैथोजेनेसिस की ये है कि दे आर हेट्रोजिनस, यानी जेनेटिकली किसी एक आप मॉलिक्यूलर चेंज को या म्यूटेशन को पिन पॉइंट करके नहीं कह सकते कि इट कैन लीड टू गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। बहुत सारी म्यूटेशन इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। बट इसमें एच पाइलोराई इंड्यूस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का बहुत ज़्यादा रोल है और सम एबीवी इन्फेक्शन जो है एप्स्टीन बार वायरस का जो इन्फेक्शन है उससे भी इसकी एसोसिएशन है। म्यूटेशंस अगर देखी जाए बहुत सी कौन कौन सी हो सकती हैं, दे आर नॉट हेरिडिटरी म्यूटेशन आइडेंटिफाइड इन फेमिलियल गैस्ट्रिक कैंसर हैव प्रोवाइडेड इंपॉर्टेंट इनसाइट्स इनटू द मैकेनिज्म। यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी म्यूटेशंस को एक्सप्लेन किया हुआ है विच इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, आपने बस ये नाम याद रख लेना है। CDH1 CDH1 जीन है जो ई कैडहेरिन को इनकोड करती है, जो कि ई कैडहेरिन एक एडहेसिव प्रोटीन है जो सेल्स को जोड़ के रखती है। जब इसमें म्यूटेशन हो जाएगी ये नहीं होगा, सेल जुड़े हुए नहीं रहेंगे और सेल जो हैं वो आपस में अलग हो जाएंगे और ट्यूमर जो है वो डेवलप हो जाएगा, मेलिग्नेंट ट्यूमर जो एक जगह लोकलाइज नहीं रहेगा, सेल अलग हो जाएंगे, वो फैल जाएगा, ठीक है। सो CDH1 इसका आपको नाम पता होना चाहिए। उसके बाद जी एक और इसमें TP53 की म्यूटेशन भी हो सकती है, APC की म्यूटेशन भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन सबसे मेजर यही वाली है जो हमने सबसे पहले पढ़ी है। इधर आगे लिखा हुआ है ये देखें APC प्रोटीन की म्यूटेशन हो सकती है, ठीक है। TGF BR11 BAX IGFR1 ये सारी TP53 म्यूटेशंस आर प्रेजेंट इन मेजॉरिटी ऑफ स्पोरेडिक कैंसर्स। आपने फ़िलहाल जो आपने याद रखनी है ना CDH1 APC और P53 ये मोस्ट कॉमन इसकी म्यूटेशंस हैं। उसके बाद आ जाती हैं जी वन ऑफ द कॉजेज़ ऑफ डेवलपिंग ट्यूमर, एक तो पढ़ ली हमने ना कि म्यूटेशंस हैं। देन सेकंड इज़ द H पाइलोराई chronic gastritis most commonly due to H pylori infection promotes the development and progression of cancers that may be induced by diverse genetic alterations। इसमें भी mutations ही होती हैं but those mutations are not sporadic या hereditary, वो mutations इस infection की वजह से develop हुई हैं, ठीक है। और होता क्या है, H pylori induced gastritis is associated with increased production of pro inflammatory proteins। जो इन्फ्लेमेशन कराने वाली प्रोटीन्स हैं जब क्रोनिक इन्फेक्शन रहेगा वो क्रोनिकली एक्टिवेटेड रहेंगी, तो उनमें कौन कौन सी प्रोटीन्स आती हैं, इंटरल्यूकिन 1 बीटा एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये इन दोनों में जब बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी होती है तो इनकी जीन जो है या जो फैक्टर्स इसको इनकोड करे होते हैं इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और वो फैक्टर्स म्यूटेटेड हो सकते हैं, उनके अंदर जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म्स आ सकती हैं जीन की। So that's why they confer increased risk for the development of chronic gastritis associated gastric cancer in H pylori infected patients. Then Epstein-Barr वायरस का भी ऐसा ही है, इसमें भी म्यूटेशंस आ जाती हैं और ये वायरस जो है बहुत नटोरियस है। P53 म्यूटेशंस आर अनकॉमन इन EBV पॉजिटिव गैस्ट्रिक ट्यूमर, जो हमने ऊपर पढ़ा ये वाली म्यूटेशन इसमें नहीं होती, ठीक है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता बट इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। मॉर्फोलॉजी पे आ जाते हैं। मॉर्फोलॉजी में लॉरेंट क्लासिफिकेशन का नाम आपने याद रखना है। हमने इसको मॉर्फोलॉजी में ड्यू टू द अपीयरेंस हाउ इट अपीयर्स इन द हिस्टोलॉजी स्लाइड दो क्लासेस में डिवाइड किया है, इंटेस्टाइनल टाइप एंड डिफ्यूज टाइप। इसको हम लॉरेंट क्लासिफिकेशन कहते हैं। दोनों में डिफरेंट पैटर्न हमें नज़र आता है। इंटेस्टाइनल टाइप कैंसर्स टेंड टू बी बल्की एंड आर कंपोज्ड ऑफ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स सिमिलर टू ईसोफेजियल एंड कोलोनिक एडिनोकार्सिनोमा, यानी वो बल्की होते हैं, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं,
इंटेस्टाइनल टाइप एडिनोकार्सिनोमा के अंदर दे टिपिकली ग्रो अलोंग ब्रॉड कोहेसिव फ्रंट्स टू फॉर्म आइदर एन एक्सोफिटिक मास और एन अल्सरेटेड ट्यूमर। ये दो तरह की लीजन्स बना सकते हैं, या तो कोई एक्सोफिटिक कोई बड़ा सा मैस स्टमक के अंदर बना सकते हैं, या एक अल्सरेटेड ट्यूमर डेवलप कर सकते हैं। द न्यूप्लास्टिक सेल्स ऑफन कंटेन एपिकल म्यूसिन वैक्यूल्स, क्योंकि इसमें भी इंटेस्टाइनल टाइप है ना, तो म्यूसिन एपिकल म्यूसिन ग्रैन्यूल्स होंगे, वैक्यूल्स होंगे, और बहुत ज़्यादा ग्लैंड के ल्यूमिना के अंदर हमें म्यूसिन मिलेगा। इसी वजह से हम इसको इंटेस्टाइनल टाइप कह रहे हैं, और इसके साइज़ की वजह से भी कह रहे हैं। सेकंड वी हैव डिफ्यूज गैस्ट्रिक अल्सर्स। तो इंटेस्टाइनल में आपने ये याद रखना है, बहुत बड़े होते हैं, या आपके एक्सोफिटिक मैस या अल्सरेटेड ट्यूमर की फॉर्म में डेवलप होते हैं, और इनके अंदर एपिकल म्यूसिन वैक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा म्यूसिन प्रोडक्शन होती है। डिफ्यूज़ के अंदर डिस्प्ले एन इनफिल्ट्रेटिव ग्रोथ पैटर्न। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया ना कि एक जगह कन्फाइंड होंगे इंटेस्टाइनल टाइप वाले, वहीं पर मैस बना रहे होंगे या वहीं पर अल्सरेटेड ट्यूमर बना रहे होंगे, बट जो डिफ्यूज़ वाले हैं पूरे स्टमक में डिफ्यूजली पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी म्यूसिन वैक्यूल्स होते हैं, इसमें भी उन्होंने साइटोप्लाज्म को ऑक्यूपाई किया होता है, और जब यहाँ पर म्यूसिन वैक्यूल सेल्स के अंदर ज़्यादा कंसनट्रेटेड होती हैं इंस्टेड ऑफ द लेमिना, इसमें ग्लैंड लेमिना के अंदर ज़्यादा अबंडेंट होते थे, ठीक है। तो जब सेल के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं तो वो सेल के न्यूक्लियस को एक साइड पे पुश कर देते हैं, जिसकी वजह से सिग्नेट रिंग सेल मॉर्फोलॉजी मिलती है। और सेल्स जो हैं वो, यानी उनकी अपीयरेंस कैसे हो जाती है, दिस इज़ द सेल और ये उसका न्यूक्लियस था, ठीक है। तो सेल इस तरह का हो जाता है, ये न्यूक्लियस बिल्कुल साइड में चला गया और ये सिग्नेट रिंग जैसी अपीयरेंस आ गई है, ठीक है। दीज सेल्स, ये MCQ है, सेल मी एट द म्यूकोजा एंड स्टमक वॉल इंडिविजुअली इन और इन स्मॉल क्लस्टर्स। अ मैस में भी डिफिकल्ट टू अप्रिशिएट इन डिफ्यूज गैस्ट्रिक अल्सर। इसमें कोई मैस नहीं बनता, इसमें डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से जब ये ट्यूमर डेवलप होते हैं ना, तो इसके नतीजे में जो अंडरलाइन म्यूकोजा है या जो स्टमक के सेल्स हैं, दे अंडरगो आ डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन। उसकी वजह से क्या होता है कि गैस्ट्रिक वॉल जो है, चूँकि ये परमिएट कर जाता है ना म्यूकोजा को, तो वो वॉल जो है वो थिक हो जाती है, उसके अंदर उसके डेस्मोप्लेजिया में चेंजेस आते हैं। इट इज़ अ प्रोटीन एंड मे कॉज डिफ्यूज रूगल फ्लैटनिंग। जो स्टमक के अंदर इन फोल्डिंग्स थी वॉल के स्टिफ होने की वजह से वो फ्लैट हो जाती हैं, रिजिड हो जाती हैं और थिक हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्टमक की अपीयरेंस होती है लेदर बॉटल की तरह, और उसको हम लेनाइटस प्लास्टिका कहते हैं। ये डिफ्यूज टाइप के अंदर होता है, इंटेस्टाइनल के अंदर नहीं होता। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन द डिफ्यूज टाइप, इनफिल्ट्रेटिव है, सिग्नेट रिंग सेल मॉर्फोलॉजी मिलती है, ठीक है। इसमें भी म्यूसिन होता है, डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन इसमें होता है, और लेनाइटस प्लास्टिका क्या होता है, इसको आपने अपने वर्ड्स में लिखते हैं ना, र्यूगल फ्लैटनिंग हो जाती है, ठीक है। सो ये बेसिकली मॉर्फोलॉजी है आपकी गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा के। फीचर्स यहाँ पर आ जाएँ, जनरल फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए। इंटेस्टाइनल टाइप का पेशेंट जो है वो डिस्प्लेजिया और एडिनोमास के बैकग्राउंड पे डेवलप होता है, ठीक है, और 55 ईयर्स की एज प्रेजेंटेशन है। जबकि जो डिफ्यूज़ वाला है वो रिलेटिवली यूनिफॉर्म है, उसकी कोई प्रिकर्सर लीजन नहीं है, वो स्पोरेडिकली अराइज करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये एक बात लिखी हुई है कि द डेप्थ ऑफ इन्वेजन एंड द एक्सटेंट ऑफ नोडल एंड डिस्टेंट मेटास्टेसिस एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस रिमेन्स द मोस्ट पावरफुल प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर्स फॉर गैस्ट्रिक कैंसर। यानी कितना उसने इन्वेड किया है और नोडल और डिस्टेंट मेटास्टेसिस कितना है, ये इस चीज़ पर इसका प्रोग्नोसिस जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। और इसकी लास्ट लाइन में एक और बात लिखी हुई है, ये HER2 वाली, कि वो वाले पेशेंट जिनमें HER2 म्यूटेशन हुई होती है, या जो जिनके ट्यूमर्स HER2 रिसेप्टर शो करते हैं ना, HER2 इज़ अ टायरोसिन काइनेज, HER2 टायरोसिन काइनेज उसका नाम है। उन पेशेंट्स के अंदर हम लोग एक स्पेशल टायरोसिन काइनेज ट्रीटमेंट, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स या उससे रिलेटेड उसकी सिग्नलिंग को इनहिबिट करने वाली ड्रग्स देते हैं, दैट प्रूव टू बी बेटर। सो जो स्पेसिफिकली ये वाली सिग्नलिंग शो करते हैं उनके अंदर प्रोग्नोसिस मज़ीद बेहतर हो जाता है, ठीक है। सो ये हमारे पास एक गैस्ट्रिक हमने ट्यूमर डिस्कस कर लिया विच वाज एडिनोकार्सिनोमा। अब हम डिस्कस करेंगे लिम्फोमा और न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। ये छोटे छोटे ही हैं, मेजर आपका एडिनोकार्सिनोमा ही था, जिसकी आपको पता क्या होना चाहिए, आपको इसकी पैथोजेनेसिस पता होनी चाहिए। पॉइंट्स के अंदर पहले हमने म्यूटेशंस की बात की, स्पोरेडिक, फिर हमने H. पाइलोराई की बात की, फिर हमने एप्स्टीन बार वायरस की बात की, फिर हमने बात की मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी में इसको हमने लॉरेन क्लासिफिकेशन की हुई है, दो टाइप्स में, डिफ्यूज़ एंड इंटेस्टाइनल। डिफ्यूज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं आई टोल्ड यू, और इंटेस्टाइनल में क्या क्या होती हैं, सिर्फ इतना पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको पता है ना, तो आपके 95 to 96% इज़ डन। ये फीचर्स और ये सिनेरियो में आपको आइडेंटिफाई करने में एसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, बट ये मेडिसिन का डोमेन है, ये आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मेडिसिन में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो उससे पहले ये डायग्राम्स देख लें। गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा दिखाया हुआ है, दिस वन इज़ द इंटेस्टाइनल एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। ये देखें एक्सोफिटिक मैस और दिखाया हुआ है, उसके हीप्ड अप बॉर्डर्स हैं और सेंटर में उसकी अल्सरेशन है, ये एक्सोफिटिक मैस इस तरह का नज़र आता है, ठीक है। अच्छा जी, ये वाली डायग्राम में आपको ये देखें रूगल फ्लैटनिंग, यहाँ पे रूगी है, यहाँ पे नहीं है,
सो दिस इज लेनाइटस प्लास्टिका, ठीक है। और सी वाली डायग्राम में ये आपको सिग्नेट रिंग सेल अपेरेंस दिखाई हुई कि ये देखें न्यूक्लियस कितना पेरिफेरी में पुश हो गया। इस वाली सेल में देखें न्यूक्लियस इधर चला गया, सेल बीच से खाली हो गया। तो इस तरह की अपेरेंस आपको नज़र आती है डिफ्यूज़ एडिनोकार्सिनोमा के अंदर, ठीक है।